फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं फाइनेंस की फील्ड से बिलोंग करता हूँ। आज से मैंने अपना फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियली लिटरेट होना, फाइनेंशियली समझदार होना कितना ज़रूरी है। देखिए, आजकल का जो ट्रेंड है उसमें होता ये है कि जैसे 7 तारीख को पैसे आए तो सबसे पहले खर्चों का हिसाब लग जाता है और खर्चों का हिसाब लगने के बाद सबसे पहले खर्च होगा, फिर बचा बचा नहीं बचा कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा पहला स्टेप तो ये है कि हमें आए जो पैसे आए हैं उसमें से हमें पहले खर्च नहीं करना, सबसे पहले हमको एक पार्ट बचाना है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि अगर आप अपनी टोटल इनकम का जो भी आपके पास आ रहा है, डजेंट मैटर 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, एटलीस्ट आप अगर 10% सेव करते हो तो आप इन फ्यूचर फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको अपनी इनकम का 10% बचाना आज से ही चालू करना ज़रूरी है। अब आप कहोगे कि 10% से क्या होगा? अगर मान लो लेट्स सपोज मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, 1,000 रुपये से क्या होगा? 1 साल का 12,000, 2 साल का 24,000, 3 साल का 36,000, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा इससे। तो अब मैं पहले आपको इस 1,000 या इस 500 रुपये की वैल्यू बताऊँ। तो ये मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है, जिसके ऊपर आपको दिख रहा होगा कि सबसे ऊपर मैंने लिखा है सैलरी 5,000 और सेविंग 10% मान के 500। ऐसे ही सैलरी 10,000 और सेविंग 10% 1,000, सैलरी 25,000 और सेविंग 5,000। इससे आगे मैं बढ़ा नहीं क्योंकि इससे आगे नंबर्स मेरे टैब पे आ नहीं रहे थे। तो अगर मान लो लेट सपोज मैं 500 रुपये महीने के बचाता हूं और इनको 15 साल तक इन्वेस्ट करता हूं, तो ये मेरे 3,34,000 हो जाते हैं। यही पैसे अगर मैं 20 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं तो लगभग 7.5 हो जाते हैं। यही पैसे 25 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं तो 16,21,000 हो जाते हैं। आप ये देखो 5 साल में कितना डिफरेंस आता है। और यही पैसे अगर मैं 30 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो 34,61,000 हो जाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है 15%। ये 15% कैसे कमाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद अगर आप 1,000 रुपये बचा रहे हैं तो 6,68,000 15 साल के बाद, लगभग 15 लाख 20 साल के बाद, लगभग 32,43,000 25 साल के बाद, और 30 साल के बाद लगभग ये 70 लाख रुपए हो जाते हैं। अगर आपकी सैलरी 25,000 है और आप 20% बचा रहे हैं, अब मैंने यहाँ 20% क्यों लिया? वैसे तो मैं 10% कहता हूँ, लेकिन मैं साथ में ये भी बात कहता हूँ कि अगर जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ रही है तो आपका परसेंटेज ऑफ सेविंग्स वो ज़्यादा रेट होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे लगा लूँ कि 5,000 रुपये आप बचा रहे हो, 25,000 रुपये कमाने वाले के लिए 5,000 रुपये बचाना कोई मुश्किल नहीं है। 15 साल में ये पैसा 33 लैक्स, 20 ईयर्स में अप्रॉक्स 75 लैख, 25 साल में ये देखो डिफरेंस 1 CR and 62 लैक्स, और इसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर्स में देखो आप 34,61,000। तो ये उस 500, उस 1,000 या उस 5,000 रुपये पर मंथ की वैल्यू है। देखिए, लोग मेरे पास अपने 20s में आते हैं, 30s में आते हैं, 40s में आते हैं, इवन 50, 60s में भी आते हैं। तो जैसे मैं उनकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह देखता हूँ, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह देखता हूँ, कहाँ क्या इन्वेस्ट कर रखा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा लूप होल दिखाई देते हैं। जैसे कि अब कोई व्यक्ति आया जिसके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपीस पड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर ये कितने परसेंट भाई साहब कमाएंगे? साल का 3%, और ये हो गया हमारा अप्रॉक्स 30,000। मतलब नेक्स्ट ईयर इनका ये पैसा 10,30,000, और ये खुश हो जाएंगे कि हमको 30,000 रुपये का ब्याज मिल गया जी, पैसा ग्रो हो गया हमारा। अब क्यों ग्रो हुआ या नहीं हुआ, इसका डिसीजन आप थोड़ी देर में आप खुद ही बता दोगे, ग्रो हुआ कि नहीं हुआ। मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप थोड़ा सा समय दो। कोई भाई साहब हैं, इन्होंने 20 लाख रुपीस FD में डाल दिए 5% के रेट से, जो कि आजकल चल रहा है। तो इनको नेक्स्ट ईयर 1 लाख रुपीस मिलेगा, तो इनका पैसा हो गया 21 लाख रुपीस।
ये भी बहुत खुश हो जाएंगे कि मेरे को 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए मिल गए, 20 लाख के ऊपर 21 हो गए। भाई ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं, ये सेविंग बैंक है, ये एफडी है, कुछ लोग पीपीएफ कराते हैं, आरडी कराते हैं, है ना, एनएससी कराते हैं। इनका रेट वही 7 से 7.5 चलता है। अभी जैसे मैं पीपीएफ का अगर एग्जांपल लूँ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो 7.1% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो इसके अंदर किसी व्यक्ति ने अगर लेट सपोज 10 लाख रुपए रखा हुआ है, तो लगभग 71,000 उसको 1 साल बाद इंटरेस्ट मिलेगा और उसका पैसा हो जाएगा 10,71,000। तो ये पैसा ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपको तो लगेगा कि पैसा तो बढ़ ही रहा है सभी केस में, किसी में ज़्यादा बढ़ रहा है, किसी में कम बढ़ रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको समझने के लिए ये आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्या होता है? persistent rise in the prices। persistent का मतलब होता है जी लगातार। अगर चीजों के, वस्तुओं के प्राइस, कीमतें लगातार बढ़ती हैं तो हम इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो यहाँ इन्फ्लेशन जो होता है वो लगभग 6 से लेकर के 7% चलता है। अगर अभी आप देखेंगे तो 7 से भी थोड़ा सा ऊपर हो चुका है, लेकिन वो एक एबनॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि अभी कोरोना हुआ था, अब यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, उस वजह से है। जनरली अगर मैं बात करूं तो 6 से 7% चलता है। कहने का मतलब ये है कि जो कीमतें आज 15/6/2022, ये आज का दिन है जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर किसी चीज के प्राइस हैं 1 लाख, तो ये प्राइस, इसी चीज के, सेम चीज के प्राइस नेक्स्ट ईयर लगभग 7% इंक्रीज होकर के 1,07,000 हो जाएंगे। कोई चीज अगर 10 लाख रुपए की है आज, तो वही चीज 7% ऐड करो, 10,70,000 रुपए की हो जाएगी नेक्स्ट ईयर। तो आप अभी थोड़ी देर पहले सेविंग बैंक पे 30,000 रुपए कमा करके खुश हो रहे थे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहां देखो कीमतें, अगर कोई चीज 10 लाख रुपए की थी तो वो अगले साल 10,70,000 की हो जाएगी। कहने का मतलब आपने 30,000 कमाए नहीं, 40,000 गंवाए। 40K का आपका लॉस है। यहां एफडी में आपने कितना कमाया? 5%, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण आपकी वैल्यू इरोड हो गई, 7% से कम हो गई, वैल्यू कम हो गई। कहने का मतलब आपकी वेल्थ कम हो गई। तो कहने का मतलब यह है कि आपने 2% इस केस में गंवा दिया। 7% का इन्फ्लेशन, 5% आपने कमाया। तो यही होता है कि गरीब आदमी और गरीब होता चला जाता है और अमीर आदमी बहुत अमीर होता चला जाता है। तो आपकी वेल्थ कैसे बनेगी? पैसा कब बनेगा? पैसा तब बनेगा जब जितने में भी आप, जितने भी परसेंट पे सेव कर रहे हो, उसका इंटरेस्ट ज़्यादा हो इन्फ्लेशन के रेट से। कहने का मतलब अगर मैं आज की बात करूं तो एटलीस्ट अगर आप 7% कमा रहे हो, इसका मतलब आपका पैसा उतना ही है जितना कि पिछले साल था। क्यों? इन्फ्लेशन भी 7% और इंटरेस्ट रेट, जहां आपने ब्याज कमाया जो आपने, वो भी 7%, दोनों बराबर हो गए। अब ये जो इंटरेस्ट रेट है, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका पैसा ग्रो कर पाएगा, अदरवाइज ग्रो नहीं करेगा। अगर आप अपने पास 5-5, 10-10, 20-20 लाख रुपए कैश में रखते हो, तो आप ये मान लो वो कैश का पैसा जो है वो 7% से डी वैल्यू हो रहा है, 7% उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि हमारा पैसा
₹500 महीने अगर हम इन्वेस्ट करें, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% हो, तो हम 30 साल बाद 35 लाख रुपए इकट्ठे हो सकते हैं हमारे पास। 1,000 रुपये महीने की सेविंग करें तो हमारे पास 70 लाख रुपए इकट्ठे हो सकते हैं, और 5,000 रुपये महीने की सेविंग करने पे हमारे पास 3.5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो सकते हैं 30 साल के बाद। इसे ही हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो मेरे हिसाब से अब आपको कंपाउंडिंग भी समझ में आ गई होगी, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हमारा जहाँ भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए इन्फ्लेशन के रेट से। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, तो अब हमें समझना है कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं एटलीस्ट इंडिया के अंदर। तो हमारे पास नंबर 1, सेविंग बैंक में पैसा रख दो। नंबर 2, एफडी में पैसा रख दो। नंबर 3, आप पीपीएफ लो, केवीपी किसान विकास पत्र, एनएससी, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, या स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो हमारे पास ये कुछ, बिटकॉइन को मैं अभी एक्सक्लूड करूंगा, क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे पास ये कुछ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि अगर हम सेविंग बैंक में पैसा रखते हैं 2 से 3% हम कमाते हैं, यानी कमा नहीं रहे, हम गंवा रहे हैं। एफडी में अगर हम पैसा रखते हैं तो 5 से 6% कमा रहे हैं, यहाँ भी हम गंवा रहे हैं। यहाँ पे हम लगभग 4%, अगर मैं 3% का सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाऊं, 4% कमा रहे हैं, और यहाँ हम लगभग 6% भी लगाऊं तो भी 1% कमा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर लगाएं तो यहाँ लगभग 7 से 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लगभग आरडी में तो 6% ही होता है। तो यहाँ हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हैं तो यहाँ हमें लगभग 12 से 13% बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन एक साल में नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ ये मैं लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूँ। मैंने क्यों पिछली स्लाइड के अंदर आपको, अगर आप पिछली स्लाइड देखो तो मैंने यहाँ पे ना तो 1 साल लिखा है, ना 2 साल लिखा है, ना 6 महीने, ना 2 महीने, ना 2 दिन, ना 3 दिन। यहाँ लिखा है स्टार्टिंग ही 15 साल से है, 15, 20, 25, 30। तो वो क्यों है, यही बताने के लिए कि जो मैं बात कर रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूँ। अगर कोई कहे मेरे को कल पैसा चाहिए या परसों पैसा चाहिए, तो उसके लिए ये वीडियो नहीं है। तो अगर हम म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाते हैं तो लगभग 12 से 13% का पैसा मिल जाता है। इंडेक्स फंड के अंदर भी 12 से 13% ईजीली मिल जाता है, और स्टॉक मार्केट में अगर आप लगाओगे तो आप पैसा 15% से लगभग 16, 17, 18% तक भी ग्रो कर सकते हो। ठीक है, बस इसमें ये होता है म्यूचुअल फंड के अंदर आपको, जो म्यूचुअल फंड मेंटेन करते हैं उनको लगभग 1% के तकरीबन देना पड़ता है। इंडेक्स फंड के अंदर यही जो देने वाली जो रेट है ये बहुत कम होता है, 0.1%, 0.2% ऐसे, और यहाँ आपको किसी को कुछ भी नहीं देना। अब जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि भाई स्टॉक मार्केट के अंदर जो पैसा हम लगाते हैं उसमें तो बहुत रिस्क होता है। मैंने तो लोगों से सुना है कि भाई लोगों के कपड़े फट गए, है ना, घर बिक गए, पूरे कपड़े पहन के गए थे, फटे हाल आए वो स्टॉक मार्केट से। तो देखो, जो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, आज खरीदा कल बेचा, आज बेचा कल खरीदा, उसमें मैं ये चीज़ मान सकता हूँ। लेकिन अगर आप पैसा एक बार डाल के, और इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार डाल के और छोड़ दें, उतना ही पैसा डालो जितना कि आपका हर महीने बच रहा हो और आपको किसी भी काम के लिए नहीं चाहिए हो। कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इसमें मत डालो। अगर आप ऐसा करते हो तो ये पक्की बात होती है कि आप लगभग 15-1%, 12-1%, 13-1% आप इजीली कमा सकते हो। अब देखो, ये निफ्टी 50 मतलब ये स्टॉक मार्केट का चार्ट है। अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो ये 1 जनवरी 1999 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है जी। अब अगर यहाँ से आप इसकी ऑल टाइम की रिटर्न देखो तो कितनी आ रही है,
1661%। व्हाट डज इट मीन? 1 जनवरी 1999 को ये स्टार्ट हुआ था और आज कितनी हो गई 2022। तो 1 जनवरी 19 मतलब लगभग 24 साल हो गए। 24 साल में 1661.58% निफ्टी 50, जिसके अंदर हमारे इंडिया के बेस्ट 50 स्टॉक होते हैं, उसने इतना रिटर्न दे दिया। कहने का मतलब अगर हमने 1 जनवरी कब 1 जनवरी 1999 को अगर मैंने 100 रुपये भी लगाए होते, ठीक है जी, तो ये कितना बढ़ जाता? 100 रुपये का 1661%। तो ये आज मेरा कितना हो जाता? 1661 रुपये। अगर मैंने इस तारीख में 1000 रुपये लगाए होते तो कितना हो जाता? इसका 1661% मतलब 16,610, ये आज हो जाता। अगर मैंने टोटल 1 लाख रुपए लगाए होते 1 जनवरी 1999 को, तो इसका कितना हो जाता? 1661% मतलब 1661000। कहने का मतलब ये है, अब आप ये देखो 1 लाख रुपया कितना हो गया? तो इसे हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो एक बहुत फेमस कोट है जिसको मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा, इफ यू बोर्न पुअर, मतलब अगर आप पैदा गरीब हुए हो तो ये आपकी फॉल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप मरते हो पुअर तो ये आपकी फॉल्ट है श्योरली। क्यों? क्योंकि एक जो मैंने आपको आज वीडियो बताई, एक छोटा सा 500 रुपये इन्वेस्ट करके आप 33-34 लाख रुपए इकट्ठे कर सकते हो। आप 1,000 रुपये जमा करके 70-75 लाख रुपए बना सकते हो। आप 5,000 रुपये जमा करके 3.5 करोड़ रुपए तक बना सकते हो। अब देखो कितनी अच्छी चीज है, आपको कुछ नहीं करना। आप 10,000 रुपये महीने कमाओ, उसका 10% अलग रख दो बस, और लाइफ के अंदर आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। समझे आप? तो यहीं मैं अपनी इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। आई होप मैंने आपकी फाइनेंशियल नॉलेज जो है उसको थोड़ा सा शायद ज़रूर बढ़ाया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप आज से ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करो। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।